एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे थे, जिसमें सर्कुलर मोशन का पार्ट हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के थ्रू देख चुके हैं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एंगुलर डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने एक वीडियो में सेपरेटली जिसमें फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, चेंज इन वेलोसिटी ये सब देखा था। आज जो मेन मुद्दा है इसका, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए NLM चैप्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हुआ जाएगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसका बहुत सारा यूज आप देख पाएंगे, इसका एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन देख पाएंगे, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, बेस्ड ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन पर है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला ही हमने डेफिनेशन लिखा है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम कुछ बातें कहते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, पहले ये बताइए कि एक्सेलरेशन क्या है। नॉर्मल जो आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन जिसे आप एक्सेलरेशन कह रहे थे, एक्सेलरेशन दैट वाज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एवरेज इस तरह से निकालते थे आप लोग, इंस्टेंटेनियस को पता है, dv/dt कर देते थे। यस और नो? तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। लेट्स सपोज कि यहां पर एक जिधर पार्टिकल का मोशन होता है उधर एंगुलर वेलोसिटी होता है क्या? नहीं। लास्ट क्लास ऑलरेडी ये बातें आप समझ चुके थे। वेलोसिटी जिधर होता है ऑब्जेक्ट मोशन उधर करता है, बट एंगुलर वेलोसिटी जिधर होता है उधर ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? ये एक एक्सियल वेक्टर है ना, एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं। अगर नहीं देखें वो वीडियो तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब जाकर के इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी किधर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आएगा। बिकॉज जैसे कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, एंड दिस इज लीनियर वेलोसिटी। तो अगर यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखना होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी लिखना होगा। बस बात यह है। क्लियर है कि नहीं? तो हम अगर यहां पर आपको कहें कि मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी किसी टाइम t पर, लेट एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इज ω1। मान लेते हैं क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ω1 है। लेट सपोज t टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ω1 है। ठीक है? इट विल चेंज थोड़ा सा टाइम के बाद, जस्ट थोड़ा सा टाइम के बाद, आफ्टर टाइम डेल्टा टी, बहुत स्मॉल टाइम के बाद, आफ्टर स्मॉल टाइम डेल्टा टी कह सकते हैं, इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ω2। तो हम कह रहे हैं कि जब टाइम t था उस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ω1 था, और जब टाइम क्या हो चुका है, t से बढ़कर के डेल्टा t बढ़ चुका है, अब t टाइम नहीं रहा, t में क्या ऐड हो चुका है, डेल्टा t। इस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो आप बोल सकते हैं सर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल कितना है बता सकते हैं? मान लीजिए t जो है, जब t कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं मान लीजिए 10 बज रहा है, और t प्लस डेल्टा टी मतलब मान लेते हैं 12 बज रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितना, 2 घंटा का, मतलब डेल्टा टी ही तो इंटरवल है ना, जो डिफरेंस है। तो कह रहा है कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम सिंबल दे रहे हैं डेल्टा ओमेगा। क्या प्रॉब्लम है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जो कि क्या होगा ना सर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ω2 माइनस ω1। सभी को वेक्टर साइन दे सकते हैं, बिकॉज ऑल आर वेक्टर्स। यहां पर ω1 में वेक्टर दिए थे, ω2 में भी वेक्टर दे दीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं?
सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, and that is symbolized as alpha is equal to change in angular velocity upon change in time। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आप a बराबर क्या लिखते थे? डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब आप अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। यस और नो? दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर। किधर होगा डायरेक्शन? सर जिधर ओमेगा होगा। नहीं, आप बताइए एक्सेलरेशन किधर होता था? जिधर वेलोसिटी होता था? नहीं, जिधर चेंज इन वेलोसिटी होता था। इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। अगर लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए। आई होप देखे होंगे, भूल गए होंगे तो रिवाइज कर लीजिए। फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में। डन? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए, ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं, आसान हो गया है। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। या टाइम रेट बोलने का मतलब है भाई डिवाइड किया किससे कर रहे हैं? टाइम से कर रहे हैं। आप क्लेरिफाई कर दिए डेफिनेशन में। रेट का मतलब ही हम आपको समझा चुके हैं कि टाइम से डिवाइड कर दीजिए। यहां टाइम रेट लिखने का अलग से जरूरत नहीं, लेकिन लिखे हैं समझने के लिए कि टाइम रेट ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है कि नहीं? इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां तक समझ में आ गया है? थोड़ा बहुत यहां पर जो एजम्पशंस वगैरह किया हमने, समझ में आ गया है। बट दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इजंट इट? एवरेज, बिकॉज आपने एक ड्यूरेशन लिया है। कितना ड्यूरेशन है? डेल्टा टी का ड्यूरेशन है आपके पास। सो यहां पर जो आपने फॉर्मूला पाया, इट इज अल्फा एवरेज। एवरेज निकाला आपने, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। दिस इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। बिकॉज यू हैव टाइम इंटरवल, नो, कुछ टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं आप। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करें तो आप क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा, बता सकते हैं क्या? अरे बताइए जरा, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये जो टाइम इंटरवल आपको दिख रहा है उस पर लिमिट लगाना होगा, टेंड्स टू 0। यस और नो? तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और जो एवरेज का वैल्यू है वही लिख देना होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज इंस्टेंटेनियस। बट हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट? डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं? बाबू लिमिट लगा हुआ है, डेल्टा टी बहुत छोटा हो चुका है, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी ओमेगा बाय डी टी हो गया। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अल्फा इंस्टेंटेनियस, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो ये एवरेज का फॉर्मूला यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला दिख रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है ना? क्या क्लियर है? आपको समझ में आ गया है? अगर आपको यह बात समझ में आ गया है तो चलिए और कुछ छोटा छोटा बात को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपसे अगर हम पूछे कि एंगुलर एक्सेलरेशन स्केलर है कि वेक्टर है, तो बोले सर बहुत जगह आपने वेक्टर लिखा है तो वेक्टर ही होगा। सवाल है कौन सा वेक्टर है, तो थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं। एक्सियल वेक्टर ही है। जैसे आपने बताया ना कि एंगुलर वेलोसिटी, सर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जिधर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन उधर ही होगा। तो अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप छोटा छोटा बात पर बात कीजिए कि सर यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, सर इसका डायमेंशन क्या होगा। छोटे छोटे बातें, ठीक है, बोर्ड्स के लिए छोटे छोटे बातें। यूनिट क्या होगा, किस में मापेंगे इसको हम, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं ऊपर में क्या है, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी है। अरे जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, जो यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का, वही यूनिट होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का। और टाइम है नीचे, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड मत बोल दीजिएगा, वो वेलोसिटी का होता है। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट था? ओमेगा का। तो यहां पर क्या हो जाएगा यूनिट में? ऊपर में लिख रहे हैं बच्चा रेडियन पर सेकंड, और नीचे में पहले से क्या है? टाइम है, तो अगेन सेकंड। तो क्या हो जाएगा ना? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए आगे बात करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? सर मास बोल के कोई टर्म है इसमें? नो सर। लेंथ बोल के कोई टर्म है सर? नहीं है सर। टाइम बोल के कोई टर्म है? यस, टाइम इज हियर, नीचे है, लेकिन ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे यूनिट देखिए, सेकंड पे पावर क्या है? 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, डायरेक्टली हम बना दिए। समझ में आ रहा? अरे सर रेडियन लिखे थे तो यहां रेडियन भी लिख दीजिए। बच्चा रेडियन क्यों लिख रहे हो? डिग्री एक्चुअली एंगल जो मेजर कर रहे हो ना, वो जो रेडियन है उसका यूनिट आपने जबरदस्ती डाला है ना। असल में ये तो एक रेशियो ही था ना एंगल। रेडियन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो, थीटा। क्या लिखते थे? L/R, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को भी किसमें मेजर करते हो? मीटर में। रेडियस को भी मीटर में। कैंसिल आउट हो जाता था, मतलब थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए था। थीटा इज अ रेशियो, लेकिन हमने जबरदस्ती एक यूनिट दिया था इसको मेजर करने के लिए, डिग्री, और फिर बाद में ऐसा यूनिट दे दिया था रेडियन। समझ में आ रहा कि नहीं? तो रेडियन का कोई डायमेंशन मत बना दीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिटलेस, नो, यूनिटलेस नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि यूनिटलेस कह देने का मतलब कोई यूनिट नहीं है, होना नहीं चाहिए था, बट यूनिट हमने दिया है रेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता है कुछ भी। तो रेडियन के लिए कोई डायमेंशन मेंशन मत कर दीजिएगा, डायमेंशन को मेंशन मत कर दीजिएगा, थोड़ा फ्लो में बोल गए। और यहाँ पे टाइम तो होगा ही, आपको दिख रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? यूनिट और डायमेंशन तो क्लियर होगा, छोटा सा बात था, इसी स्लाइड में हमने इस बात को इसीलिए कवर कर दिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम चलते हैं, डेफिनेशन भी पढ़ दिया, आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और उससे पहले, इन बातों को करने से पहले, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस टाइप का वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहा है, क्या आपको प्लेन ऑफ रोटेशन दिख रहा है? क्या आपको प्लेन ऑफ रोटेशन दिख रहा है? दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देख रहे हैं, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है, दिख रहा है यार? डिस्क इस तरह से रखा हुआ प्लेन, ऐसे घूम रहा है, ठीक है कि नहीं? तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा क्या? अरे सर एक्सियल वेक्टर है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर होता है? इसके सेंटर पर होता है। आप फिर से वही काम करेंगे, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, मतलब हम हाथ ऐसे करेंगे ऊपर की तरफ। क्लियर है कि नहीं? तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? फिर से एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? फिर से इधर होगा, सॉरी, दिस इज अल्फा। क्लियर है? अगर बच्चा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तब, अगर क्लॉकवाइज दिखेगा तो नीचे की तरफ बना दोगे। समझे कि नहीं समझे? ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होता है ये। जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी हुआ करता था, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था। कोई दिक्कत है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिधर था, एंगुलर वेलोसिटी भी उधर ही आया था, एंगुलर एक्सेलरेशन भी वैसे ही तरीका है, सेम तरीका से निकाला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बात करते हैं। हमने एक एक्सेलरेशन पहले से पढ़ के रखा, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। लिख रहा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगी आपका, जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं, दिस इज ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो आप अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज अल्फा। इन दोनों के बीच क्या है रिलेशन? तो याद रखिएगा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लीनियर से शुरू होता है कहानी, कहां से शुरू होगा? लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर वेक्टर। अब बोलिएगा आर वेक्टर क्या है? सर पोजीशन वेक्टर। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान लीजिए पार्टिकल है तो इसका पोजीशन वेक्टर यहां से लेंगे ना, दिस इज आर वेक्टर, और रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं, आप पहले से करते हुए आ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन है, यहां पर क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये क्या है? आर वेक्टर है। आप क्या इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख सकते हैं? बोले सर हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ना, क्रॉस है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। क्रॉस हटाएंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अब आपको देखना है अल्फा और आर के बीच का एंगल, तो दिख रहा है यहाँ पर अल्फा इधर है, आर इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो साइन यहाँ पर डायरेक्टली हम बैठा रहे बच्चा 90 डिग्री, तो सीधा सीधी आप कह सकते हो ए इक्वल टू आर अल्फा। हमको याद रहता है आर अल्फा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, अल्फा आर याद नहीं रहता।
क्लियर है कि नहीं है? याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर आप लोग इसके पहले के वीडियोस को देख चुके हैं तो वेलोसिटी का भी इसी तरह का था। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर वेक्टर था ना, इनटू मतलब क्रॉस प्रोडक्ट था, और मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐसे आर इंटू ओमेगा कर देते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं याद आ रहा तो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, कि क्या बोल रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, या आर ओमेगा करके आपको याद करने के लिए बोले थे, है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा। याद आ रहा है? उसी तरह से यहां पर a इक्वल टू आर अल्फा, वहां पर क्या था? v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पर क्या है? a इक्वल टू आर अल्फा। इस तरह से रिलेट करके याद करें। इस चैप्टर के जितने फॉर्मूलाज आपको मिल रहे हैं एक जगह पर लिखिए और रिवाइज कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स है वहां रोटेशन में आप परेशान रहेंगे अगर यहां से क्लियर करके वहां नहीं जाएंगे तो। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जिसमें लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट था, है कि नहीं सर? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बार बार चेंज होता है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज होता था, हाँ कि ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार और बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो यहां पर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहां पर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बोले हो चेंज हो गया। हाँ, मैग्नीट्यूड भले सेम हो सकता है, यस और नो, यस और नो। क्लियर है कि नहीं? हम कह रहे हैं कि जो ओमेगा होगा, जो कि इस फॉर्मूला से निकाले थे अभी आप, v इक्वल टू क्या था? आर ओमेगा, तो यहां से ओमेगा आप क्या निकाल सकते थे? v बाई आर कह सकते थे अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो, हाँ कि ना? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते थे? v बाई आर। तो सभी का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? वेलोसिटी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो लीनियर जो वेलोसिटी होता है सभी का मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3, डायरेक्शंस आर डिफरेंट। क्लियर है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड जब आप निकालिएगा ओमेगा का तो यहां पर जो आएगा वो फिक्स है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होता है आपको पता है? डायरेक्शन तो ऐसे करके निकालते हैं, बोलिए हाँ कि ना? डायरेक्शन यहां पर क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ओमेगा का डायरेक्शन तो फिक्स है बाहर की तरफ, हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये निकला सर मैग्नीट्यूड इससे निकाल लेते हैं, डायरेक्शन इससे निकाल लेते हैं, और वो फिक्स है हमेशा। एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए आउटवर्ड होगा, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। तो कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो ओमेगा क्या होगा? उसका कांस्टेंट होगा। लिख रहा है सेंस ओमेगा इज कांस्टेंट। क्या होता है ओमेगा? कांस्टेंट, नॉट बाय द मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो बाय द डायरेक्शन। दोनों ही तरह से ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ये दोनों ही यूनिफॉर्म रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर कांस्टेंट होता है तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं? जरा देखिएगा ध्यान से, हम लिख रहे हैं डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होगा बच्चा? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग। ओमेगा थोड़ी चेंज होगा, जो कांस्टेंट चीज है। 2 को 3 बोल दोगे तुम कभी? क्या नहीं बोल सकते हो? द कांस्टेंट टर्म इज, द कांस्टेंट टर्म का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन में ही ये बात कहा गया है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा? जीरो होगा। और डी ओमेगा बाई डी टी को ही क्या कहते हो तुम? अल्फा कहते हो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो उसके लिए ओमेगा कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अल्फा कौन जीरो होता है। याद रहेगा? क्या आपको ये याद रहेगा? यहां पर आप यहां पे ये बात लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू ऑलवेज जीरो होगा अगर क्या है? यूसीएम चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है तो। क्लियर है कि नहीं है? क्यों समझा दिया हम? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूसीएम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? फटाक से बोल दीजिएगा, जीरो होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जीरो नहीं होगा। मतलब अरे ओमेगा चेंज होगा उसमें, ओमेगा चेंज होगा उसमें। क्यों ओमेगा क्यों चेंज होगा? ओमेगा क्यों चेंज होगा? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होगा। यहां पे v1 का वैल्यू अलग होगा, v2 का वैल्यू अलग होगा। हो सकता है यहां 10 मीटर पर सेकंड था, यहां 5 मीटर पर सेकंड कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा। अगर v चेंज हो जाएगा, अगर v चेंज होगा तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। अगर बच्चा ओमेगा चेंज हो जाएगा, अगर ओमेगा चेंज होगा तो डिफरेंशिएशन कर पाइएगा, कुछ आंसर आएगा? जीरो तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? ओमेगा चेंज हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद रखिएगा अल्फा कुछ ना कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बिकॉज ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट।
ओमेगा भाई चेंज हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा पुराने चीजों पर आते हैं, पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो हमने आपको क्या बोला था कि वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है, लीनियर वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। लेकिन डायरेक्शन दिख रहा है हमको सर चेंज होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एक्सेलरेशन इस समय आता था? हाँ या ना? नहीं आता था। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता था, तो क्या एक्सेलरेशन आता था? लीनियर एक्सेलरेशन जो आप पढ़ते थे आता था कि नहीं आता था? आता था। एक्सेलरेशन आता था, याद कीजिए। क्यों? वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन आता था। अब यहां पर क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर यूसीएम, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अल्फा क्या होगा? 0 होगा। कैसे? अभी बता दिए हैं, हम बता चुके हैं कि नहीं? बता चुके हैं। और आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि A इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? R इंटू अल्फा। अगर अल्फा 0 है तो A क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। गया तेल लेना है सब कुछ जो आपने अभी तक पढ़ के आया उसका क्या हो रहा है? यहां पर भाजी पाव निकल रहा है। यहां पर क्या कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन चूंकि 0 है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो ऑटोमेटिक 0 हो जाना है बाय दिस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आगे जाके कह रहा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब अल्फा 0 नहीं होगा, अगर अल्फा 0 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से अगर इस एस्पेक्ट को हम देखें तो इस हिसाब से लेकर के आ रहा है। और इसके पहले जो हमने ये बात पढ़ा था कि डायरेक्शन तो बदल रहा है, वहां पर हम क्या कहते थे? डायरेक्शन तो बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी तो बदल रहा है। लीनियर एक्सेलरेशन आने के लिए जरूरत तो वेलोसिटी चेंज होना था, चाहे मैग्नीट्यूड वाइज हो चाहे डायरेक्शन वाइज हो, ये कहते थे। और एक्सेलरेशन हम सोचते थे ये है एक्सेलरेशन है, इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते थे कि एक्सेलरेशन आता है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ये कहते थे। याद करो आप, यहां पर हम सीधा सीधी क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। कॉन्ट्राडिक्टरी अब है, जो है सो है आपके सामने, हम मेरा काम है शेयर कर देना आपके सामने। यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है, इजंट इट? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चा, क्लियर है कि नहीं है? अगर अल्फा 0 होगा, अगर अल्फा 0 होगा तो ऑटोमेटिक ए 0 होगा इस फॉर्मूला से। अल्फा 0 नहीं होगा तो ए 0 नहीं होगा। एंड रीजन कौन है? यूसीएम में अल्फा 0 तब जाकर के सो ए 0, ये बोल रहा, उल्टा चल रहे हैं अब हम, एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन की तरफ चल रहे हैं हम, तब ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गया है तो कुछ सवाल बनाना चाहिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमें। अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं, देखिएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिया है। A body is revolving with a uniform speed v in a circle of radius r. The angular acceleration of the body is, angular acceleration क्या है बॉडी का? अगर उसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो v दिया हुआ है और रेडियस है सर्कल का r, ओके, ऑप्शन इज v by r, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज v square by r along the radius towards the center, और ऑप्शन डी है v square by r along the radius away from the center। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भले छोटा है लेकिन ऑप्शंस दे करके आपको उलझाएगा, क्योंकि कुछ चीजें अब आगे आप पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद जिसका आंसर क्या होगा? ये होगा v square by r along the radius towards the center, कुछ तो होगा आगे जो पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, अभी आपको लगेगा नॉर्मल सी बात है, अभी तो जस्ट पढ़े हैं, लेकिन जब आप पूरा मिक्स सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये सवाल आपको देगा तो आप कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास v स्क्वायर बाय r बोल के भी कोई टर्म होगा, अभी नहीं है ना। तो फिलहाल आपको पता है यूनिफॉर्म स्पीड बोला है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूसीएम है। तो यूसीएम में जो ओमेगा होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अभी जस्ट आपने देखा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली 0। यहां ना v का यूज हुआ ना r का यूज हुआ, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज हुआ कि यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आगे इस सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक कार है जिसका लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दैट इज ए दिया हुआ है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन टू यू. इफ द व्हील ऑफ द कार हैव अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है व्हील का, जिस कार पे ये चल रहा है, कितना है 1 मीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस काम का चीज है हमारा, रेडियस निकाल लीजिएगा, माने 0.5 मीटर हो जाएगा आपका रेडियस. क्लियर है कि नहीं, हाफ कर दिया. द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील इज, सिंपल, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा. आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है. तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर. तो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, रेडियस दैट इज 0.5 मीटर. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है. तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा 20, मतलब यहां से 20 निकल के आ रहा है, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा. बच्चा अल्फा रेडियन तो एक नया चीज आ जाएगा यहाँ पर, सेकंड स्क्वायर आपको दिख ही रहा है, 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट क्या होता है अल्फा का, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. तो आप देख लीजिए 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. तो बस नॉर्मल सवाल हमने लिया था. अब चलिए कुछ अच्छा सवाल भी करने का कोशिश करेंगे. आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इजी है बट फंसा सकता है इस तरह से. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड्स. एक मोटर है जिसका आरपीएम में क्या दिया हुआ है आपका, एंगुलर स्पीड दिया हुआ, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड बोलिए या एंगुलर वेलोसिटी बोलिए. ओके, पहले एंगुलर वेलोसिटी कितना है 600 आरपीएम. चलो ओमेगा 1 मान लेते हैं. 600 क्या है, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट. समझ में आ रहा है. तो बताइए जरा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन बनता है, 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन. तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन को हम किस में बदल रहे हैं, बोलो जरा, रेडियन में. तो हम यहां लिख रहे हैं 600 तो पहले से है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई. तो ये रिवॉल्यूशन जो वर्ड है वो किस में बदल चुका है, रेडियन में. अब यहां पर मिनट है, सेकंड में बदलना है, हाँ कि ना, मिनट को सेकंड में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से. तो ये क्या हो चुका है, बोलो अब, रेडियन पर सेकंड हो गया है कि नहीं. अरे यहाँ पी का मतलब वही डिवाइड ही था पर. क्लियर है कि नहीं, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट था, अभी रेडियन पर सेकंड में बदल चुका है. अगर आप इस तरह से बदल लिए हैं तो जो फाइनल इसका एंगुलर स्पीड है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि क्या है 1200 आरपीएम, इसको भी बदल सकते हैं. 1200 आरपीएम जो है इसको आपको बदलना पड़ेगा किसमें, रेडियन पर सेकंड में. तो रेडियन में बदल लिया 2 पाई और 60 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड हो गया. क्लियर है कि नहीं. अब यहाँ से ये काट दीजिए, यहाँ से आ गया आपका 10, मतलब 2 10 जा 20 पाई, यहाँ पर 20 पाई है और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 दैट इज 40 पाई रेडियन पर सेकंड, यहाँ पर भी रेडियन पर सेकंड. अब आसान हो गया सब. क्या पूछा है आपसे, पूछा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर. तो एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम. तो देखिए ध्यान से, टाइम तो दिया, कितना टाइम बोला है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड डाल देंगे. चेंज इन मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इज 10 सेकंड्स, सेकंड्स में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में है सब कुछ. तो ओमेगा 2 इज 40 पाई माइनस 20 पाई अपॉन 10, कितना हो जाएगा 20 पाई बाई 10, हाँ ना, 20 पाई बाई 10. तो यहां से कट गया, कितना आ गया बच्चा 2 पाई. 2 पाई क्या अल्फा किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा. बस कुछ नहीं था इसमें, खाली ये आरपीएम में था, रेडियन पर सेकंड में बदलना था. बोलिए क्लियर है कि नहीं. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन आपका हो चुका है. अब हम एक नया टाइप का एक्सेलरेशन जिसे आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी बखूबी तरीके से लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी. तो ध्यान, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे और वो यहां पर जो एक्सेलरेशन दिख रहा है वो एक्सेलरेशन का यूज होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है. What are the acceleration acting on the object undergoing uniform circular motion is called
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। बोलो ऐसा एक्सेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तब इस पर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अरे कुछ है ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी आ जाएगा। तो ये जो क्यों है इस चीज को समझना पड़ेगा हमें, और उसके लिए थोड़ा चाहिए होगा टाइम। क्लियर है कि नहीं है? अभी फिलहाल क्या है उस पर बात करते हैं, क्यों है उस पर बाद में बात करेंगे। द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो देखो ध्यान से। मान लीजिए यहां सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, ये पार्टिकल यहां पर, यहां पर जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है। कोई दिक्कत? लीनियर वेलोसिटी उधर होता है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? ठीक है। इस पर बोल रहा है एक एक्सेलरेशन आएगा, इस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन आएगा, एंड दैट एक्सेलरेशन, आगे बढ़ रहे हैं ध्यान दीजिए, देखिएगा, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द रेडियस। इस ये जो रेडियस आपको दिख रहा है इसके अलोंग में काम करेगा ये एक्सेलरेशन, एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब एक्सेलरेशन का जो यहां पर डायरेक्शन होगा, ए सी लिखते हैं इसको बच्चा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? ए सी। इसको क्या कह रहे हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और जब हम एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे, सिंपली लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे आपको, जहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन था, आपका चैप्टर नंबर 2 का बात कर रहे हैं, वहां पर भी आपको समझाया था कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक एक्सेलरेशन आता है, और उसका डायरेक्शन हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये भी समझाया था। क्लियर है कि नहीं? तो अभी जो आपने थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा? बोले सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा, पढ़ा ना? और आपने बोला चूंकि अल्फा 0 है इसलिए ए 0 है। किसमें अल्फा 0 है? यूसीएम में अल्फा 0, तो ए 0। ये कौन सा वाला ए है? क्या यही वाला ए है? सवाल है क्या? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये जो एक्सेलरेशन है, जो लीनियर एक्सेलरेशन जिसे आप कह रहे हैं, क्या यही वाला एक्सेलरेशन है? नो। फिर क्या है ये? समझ में आ गया? लीनियर एक्सेलरेशन जो पढ़ रहे थे वो अलग चीज है, और यहां पे सेंट्रीपेटल जो एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो वो अलग चीज है। यहां ढेर सारा एक्सेलरेशन तुमको माथा खराब करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसीलिए बार बार रिवाइज करना जरूरी है। हम बार बार बताते जा रहे हैं कि ये जो आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं? नहीं तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो अल्फा तो 0 है और बोल दिया था ए भी क्या होगा? 0 होगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। इसीलिए बोल रहे हैं ये अलग है और वो अलग है। समझ में आ रहा है? ये अलग है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। बोले सर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? तो एक न्यूमेरिकल आपको हमने कराया था, याद आ रहा होगा। यहां पर हम ड्राइंग बना रहे, ध्यान दीजिएगा। अगर पार्टिकल यहां पर है इनिशियली तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, अगर मान लीजिए फाइनली यहां पर पहुंचा है तो इसका डायरेक्शन यहां पर हमने टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट का डायरेक्शन में होता है। तो देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होता था? थीटा। याद कीजिए। अरे सर यहां बनाया और यहां बोल रहे हैं, अगर वो न्यूमेरिकल को आपने देखा है तो आपको याद होगा, हमने इसको शिफ्ट किया था यहां पर इस तरह से, ये हो गया v1 का डायरेक्शन, और इसको भी शिफ्ट किया था इस तरह से यहां पर ऐसे, ये था v2 का डायरेक्शन। और मैथमेटिकली आपको ये बात प्रूफ करके दिया था, यहां पर जितना थीटा होता था, जितना एंगल होता था, यहां पर भी उतना ही एंगल होता था। क्लियर है कि नहीं? और फिर बताया था कि बाबू v2 माइनस v1 निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, तो v1 को हमने पीछे किया था, और यहां पर क्या लिखा था? माइनस v1 वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? अब आपको दिख रहा है v2 वेक्टर, दैट इज v2 वेक्टर, और माइनस v1 वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता था? ये दिस इज चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो ये जो एक्सेलरेशन तो आपको दिख रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन तो ये इसके वजह से आता है। ये जो एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है ना, जो किसके वजह से होगा? चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगा। ये वाला चेंज इन वेलोसिटी जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन में, इसके वजह से एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन है जो कि 0 है, ये वाला नहीं, ये अलग एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूं। एक्सेलरेशन आने के 2 रीजंस होते हैं। एक रीजन आपको पता है, व्हाट इज दैट? चेंज इन वेलोसिटी। सर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में चेंज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? सर एक्सेलरेशन आ जाएगा।
और आपको बता रहे हैं एक्सेलरेशन आने का दूसरा जो रीजन होता है मोमेंटम में चेंज करना होता है, जो कि आप एनएलएम में पढ़ेंगे। सिंपली अगर कहें तो फोर्स लगाना पड़ता है यार, आप पढ़ते हो ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, F इक्वल टू एम ए। ओके, हम लोग नहीं गए, लेकिन इतना बेसिक आइडिया तो है, F इक्वल टू एम ए। तो पहले F आता है कि पहले A आता है? F आता है। फोर्स लगाओगे तब जाके एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन दो कारणों से होता है। एक आप पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ये जो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो था वो कौन सा है? ये है। क्लियर है कि नहीं? और ये जो पढ़ रहे हो एक्सेलरेशन, ये किसके वजह से है? एक फोर्स के वजह से, जो आपको अभी यहां पर नहीं दिख रहा है। एक फोर्स है जो नहीं दिख रहा है। एक होता है एपरेंट फोर्स, एक होता है रियल फोर्स, एक होता है एपरेंट फोर्स। जो फोर्स नहीं दिख रहा होता उसको एपरेंट फोर्स कह रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर यहां एक्सेलरेशन है, या तो चेंज इन वेलोसिटी होगा या तो फोर्स लगा होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी यहां नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी अगर होता तो ये एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। ये एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए बात करते हैं आगे। बहुत ज्यादा डीप चले गए, वापस आते हैं। बहुत बच्चा देखता है वीडियो भाई, है ना? सभी तरह के बच्चे के लिए हैं। जो अभी खेलता कूदता बच्चा है उसके लिए भी थोड़ा सा बचा के रखते हैं, है ना, इंटरेस्ट। नहीं तो फिर बोलेगा क्या ही पढ़ा रहा, पागल हो जाएगा आदमी। तो वापस आते हैं, फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल यूसीएम करता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर एक्सेलरेशन। दिस इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड इट इज ऑलवेज along the radius and towards the center of the circle। कोई दिक्कत है? वापस आते हैं। सर ये जो एक्सेलरेशन है, फिर ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि कैसे निकालेंगे? क्यों आता है पर बात किए ही नहीं है। हम थोड़ा बहुत आपको लाइट दिए अभी कि हाँ कोई फोर्स है ना, इस वजह से आ रहा है, अदरवाइज तो नहीं आता। चेंज इन वेलोसिटी उस डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन में। आगे बात करते हैं। फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? लिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। डायरेक्टली बता रहे हैं बाबू, v स्क्वायर बाय आर। याद रखो क्या बोल रहे हैं? v स्क्वायर बाय आर। व्हाट इज दैट? v लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, लीनियर वेलोसिटी, और ये जो रेडियस है कितना है वो लिखना है। दिस इज द रेडियस। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और फॉर्मूला यहां से जनरेट कर सकते हो आप, देखो ध्यान से। क्या आपने ये बात पढ़ा है कि सर v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। यस और नो? क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप यहां पर v की जगह आर ओमेगा लिखो ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे पहले से एक आर है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से एक आर कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है कि नहीं है? अरे बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां दो फॉर्मूला मिल गया। एक तो मेन फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला यहीं से जनरेट हमने किया कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है। किसके टर्म पे हमने बोला? ये है लीनियर वेलोसिटी के टर्म पे, ये है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म पे। अब न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, सवाल में क्या दिया हुआ डाटा उस हिसाब से करना होगा। आगे बात करते हैं। क्या कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। ने देखिएगा ध्यान से ना, ओमेगा इक्वल टू क्या आपने पढ़ा है? 2 पाई न्यू। आपको ये बातें पढ़ाया गया है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और एक चीज पढ़ाया गया है सर, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड होता है, दैट इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो इन दोनों का यूज करके हम दो को अलग अलग और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मेन फॉर्मूला बस इसको याद रखिए, काम हो जाएगा। देखिए यहां ओमेगा की जगह इसको बैठाते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दोनों डिफरेंट है। ओमेगा की जगह हम बैठा रहे हैं 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, न्यू का स्क्वायर, और आर। ये भी एक फॉर्मूला हो गया सर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। चलिए एक और फॉर्मूला बैठाते हैं। ओमेगा की जगह आप क्या बैठा सकते हैं? 2 पाई बाई टी भी तो बैठा सकते हैं। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला जनरेट हो सकता है। देखिएगा ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा स्क्वायर है तो 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर, और टी का भी स्क्वायर है तो नीचे टी का स्क्वायर डाल दिए, और साथ में यहां आर भी था, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब हो सकता है सवाल में क्या दिया है उस हिसाब से फॉर्मूला बैठा करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो कितना फॉर्मूला हो गया? अरे कितना फॉर्मूला हो गया? मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है? वी स्क्वायर बाई आर। ध्यान रखिए यहीं से सब जनरेट किए हैं। ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर, और इज इक्वल टू एक और है 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू आर। हमको इतना सारा याद थोड़ी है, नहीं, हम सिर्फ ये 2 याद रखते हैं, बाकी सब तो जनरेट हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो आना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको v = आर ओमेगा आना चाहिए, ओमेगा = 2 पाई न्यू आना चाहिए, न्यू मतलब 1 बाई टाइम पीरियड होता है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए अब इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर करना चाहिए इससे, और ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप देख रहे होंगे तो एनसीईआरटी में इतना तक ही दिया हुआ है। इसके आगे जो सर्कुलर मोशन का पार्ट है वो हम कहां यूज करेंगे? एनएलएम में जाके सीखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर इस लेक्चर में ये पेंडिंग रहा आपका, आई एडमिट इट, कि यहां पर ये जो सेंटर के तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है जिसका नाम आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं, ये सेंटर के तरफ ही क्यों है? ये बात हमको करना पड़ेगा, है कि ना? लेकिन इस लेक्चर में इसका आंसर हम नहीं देंगे। आपको इसका जवाब कहां मिलेगा? एनएलएम, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? उसमें भी सर्कुलर मोशन पढ़ना है, ओके? बिकॉज वहां पे हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो वो फोर्स आपको दिख जाएगा। जैसे ही वो फोर्स दिख जाएगा तो एक्सेलरेशन भी दिखाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर आज हम यहीं पे समाप्त करें कि न्यूमेरिकल बनाएं? चलिए न्यूमेरिकल बना लेते हैं, 2-4 को न्यूमेरिकल बना लेते हैं, मजा आ जाएगा। चलो 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 फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। पहला सवाल हमने लिया है, क्या है? इफ अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 4 मीटर, एक साइकिल व्हील है जिसका रेडियस है 4 मीटर, कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकंड, एक पूरा चक्कर लगा लेता है कितना टाइम पे? 2 सेकंड्स में। टाइम दिया हुआ कितना? 2 सेकंड्स, ओके। द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल विल बी, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? अरे एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं होगा यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है 0 भाई साहब। तो कौन सा एक्सेलरेशन बचा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही बचा, वही निकालना है, ध्यान रखना, ना तो कंफ्यूजन हो। कौन सा एक्सेलरेशन सर? समझा कि नहीं समझा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगर, तो क्या कह रहा है? इफ अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 4 मीटर, ओके, रेडियस दिया हुआ है 4 मीटर, एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या? 2 सेकेंड्स। अरे पूरा 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट में जो करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब आपको पूछा है एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, क्या होता है? 4, अरे फॉर्मूला क्या था यार? 4, चलो नॉर्मल जो फॉर्मूला पता है उससे निकालो। क्या होता है भाई? v²/r होता है, या फिर ω²r होता है। इतना तो पता ही होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास रेडियस है और टाइम पीरियड है, इन दोनों का हेल्प से निकालना है। मतलब ओमेगा आपको नहीं पता है भाई, v भी आपको नहीं पता है भाई, रेडियस पता है, तो ओमेगा को चेंज कर सकते हैं किसमें? v = r ओमेगा आपने पढ़ा है, v = r ओमेगा आपने पढ़ा है, तो ओमेगा की जगह v/r अगर लिखेंगे तो फिर से कोई काम का नहीं है, ठीक है। और कोई फॉर्मूला? हाँ सर, ओमेगा हटा सकते हैं, ओमेगा को हटा के क्या बना सकते हैं? ओमेगा = 2 पाई न्यू होता है, न्यू से काम नहीं चलेगा, न्यू बराबर 1/t तो होता है, तो ओमेगा = 2 पाई/t होता है ना। चलो इसको लिख देते हैं, हो गया काम। ओमेगा स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला पढ़ाए थे, हमको याद नहीं था, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं, आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में टी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू r इज 4 मीटर। ये कट गया, आंसर आ चुका है आपका 4 पाई स्क्वायर। क्या पूछा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यूनिट क्या दिया हुआ था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे भी आप पकड़ सकते थे कौन सा एक्सेलरेशन दिया हुआ है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तो क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नीट 2000 का सवाल है, लगता इजी है, ध्यान दीजिए। लिख रहा पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड भी, एक कांस्टेंट स्पीड भी से एक पार्टिकल चल रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। सर्कुलर पाथ है, ये कंफर्म कर दिया, सर्कुलर मोशन है, रेडियस है, r है, और बोला पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट मतलब समझ में आ रहा कि नहीं यार? यूसीएम हो गया भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, सीधा सीधी बात। अब जो जुगाड़ लगा सकते हो इस पर लगाओ तुम, यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इस पर जो स्पीड है वो क्या है? v है, बोल दिया गया। मैग्नीट्यूड हर जगह, डायरेक्शन तो चेंज होता है लीनियर वेलोसिटी का, सबको पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? v है। v का तुम यूज कर सकते हो, ओके, दिस इज v नॉट न्यू, फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऑप्शन में भी यहां पर जो भी लिखा हुआ है सब v है, न्यू नहीं है। रेडियस दिया हुआ है r, ओके, और क्या है देखिएगा, एंड कंप्लीट द सर्कल इन टाइम t, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या है?
टाइम पीरियड होता है वो दिया हुआ है आपका t, माने ये 3 डाटा का यूज आप कर सकते हो, v, r एंड t। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाता है सर, v स्क्वायर बाय r हो जाता है। क्या हो जाता है, v स्क्वायर बाय r। क्या सवाल में v दिया है, हाँ सर दिया है। क्या सवाल में रेडियस दिया है, हाँ सर दिया है। क्या ऑप्शन में है, बोले नहीं है सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आंसर तो यहीं पे हो चुका है लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई जुगाड़ है? बोले सर एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर आर जानते हैं सर। क्या ऑप्शन में है, नहीं है। लेकिन ओमेगा दिया हुआ भी नहीं है, तो ओमेगा कहां से ढूंढ रहे हो तुम, ऑप्शन में थोड़ी दिया रहेगा ओमेगा। ओमेगा को इसका मतलब हटाना पड़ेगा आपको, हाँ ना, ओमेगा को हटाना पड़ेगा। क्या करें फिर? अच्छा देखिए, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये पढ़े हो, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां से अगर r हटा करके v बाय ओमेगा लिख दिया जाए तो काम कुछ बन सकता है क्या, चेक करना होगा। r के जगह पर क्या लिखेंगे, r के जगह क्या लिखेंगे, v बाय ओमेगा, v बाय ओमेगा। इससे क्या होगा, एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और यहां से बचेगा v और ओमेगा। तो ध्यान दीजिएगा, v और ओमेगा अगर बच गया, हाँ काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। क्यों, क्योंकि v है यहां पर, ओमेगा आपको दिख रहा है, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई बाई टी, या 2 पाई न्यू होता है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई v बाई टी, यहां पर कहीं पे है 2 पाई v बाई टी। क्लियर है कि नहीं, इसके साथ मैच कर गया। आपको सॉल्व कर करके देखना होगा, क्योंकि आंसर आपका वही आना चाहिए जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप अलग से कोई जैसे ओमेगा का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं रहेगा वो। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए और 2 सवाल अच्छा बनाएंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल and the speed gained in falling through a distance equal to half the radius are equal। अच्छा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। अगर स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सबसे पहला बात सर्कुलर मोशन हो रहा है। बोले सर यही चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, उसी का ना सवाल होगा। अरे अभी तुमको पता ना सर्कुलर मोशन हो रहा है, जब सवाल पढ़ोगे तो पूरा फिजिक्स का बाद ना पढ़ोगे, उस समय का फील करो। इसीलिए सवाल में ये लिखना जरूरी है कि सर्कमफ्रेंस में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा, नहीं लिखेगा तो फिर मुश्किल है कि नहीं। अगर से पूरा फिजिक्स के बाद फिर सोचो तब तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है। ओके ठीक है, ओके। एंड क्या कह रहा है, द स्पीड गेन्ड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस, एक स्पीड गेन्ड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस, स्पीड गेन्ड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस। फॉलिंग बोल रहा है मतलब कहीं एक पॉइंट से नीचे की तरफ गिर रहा है, फॉल कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके, स्पीड गेन मतलब वही वेलोसिटी। ओके, इक्वल थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द रेडियस, इक्वल टू हाफ द रेडियस। फिर से शुरू से पढ़िए एकदम, नहीं जब तक समझ में नहीं आया तब तक पढ़िए। इफ द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस, एक सर्कमफ्रेंस है, इसमें पार्टिकल का रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्या कह रहा है देखिएगा, इफ द स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब ओमेगा, समझ में आना, रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर सेकंड, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द स्पीड गेन्ड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस आर इक्वल। मतलब ये जो सिचुएशन है, अगर इस सर्कल का रेडियस हम आर मान रहे हैं तो ये इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा कि अगर कोई एक पॉइंट से किसी इसी पार्टिकल को फेंका जाए और कुछ हाइट तक फेंका जाए, वी डोंट नो दैट, हम मान लेते हैं कितना है हाइट, h हाइट है। तो जो स्पीड गेन होगा यहां पर, स्पीड गेन होगा यहां पे, स्पीड जो गेन होगा वो किसके बराबर होगा? तो हमें पता है कि अगर कोई सर्टेन हाइट h से ये फॉल करता है तो स्ट्राइक करता है कितना वेलोसिटी से, √2gh। ये तो पता होगा, इतना बच्चों को पता होगा। और यहां पर कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है कितना फॉल किया है, h डिस्टेंस हमने माना है, और यहां पर लिख रहा है द डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ द रेडियस। ये जो h है जिसे आपने h माना है, इस रेडियस का क्या होगा, हाफ होगा।
तो यहां पर h के जगह पे हम बैठाने का कोशिश करते हैं 2g, h के जगह में r/2, हाफ द रेडियस। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से क्या निकल करके आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, v इक्वल टू √g r। और हमें क्या निकालना, क्या है, हमें निकालना है देन द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है बचवा? सर v²/r होता है, यही ना। तो यहां पर जो स्ट्राइक कर रहा है, जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे? सर यहां से एक काम कीजिए ना, यहां से काम हो जाएगा, यहां रूट लगा हुआ, इधर स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा v², और यहाँ पे r दिख रहा है, डिवाइड में r बराबर क्या हो जाएगा g। अबे यही तो v²/r निकालना था, जो कि किसके बराबर आ रहा है? g के बराबर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मतलब सर्कुलर मोशन को रिलेट कर दिया है कोई फ्री फॉलिंग बॉडी के साथ। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके भी सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह से अभी आपने जितना पढ़ा है उसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, अब आगे भी बहुत सारे फिजिक्स पढ़ेंगे तो उस सिचुएशन को भी आपस में कनेक्ट किया जाएगा। फ्री फॉल पढ़े हुए थे तो रिलेट किया गया। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है। अ व्हील, पचा लिए हैं? नहीं पचाए तो फिर देखिएगा, पहले नेक्स्ट सवाल को बनाइए। देखिए, अ व्हील ऑफ रेडियस 0.20 मीटर इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना शुरू हुआ है, विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि क्या हो गया रे? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, रेस्ट से चलना शुरू करता है। ओके, आफ्टर अ रोटेशन, आफ्टर अ रोटेशन, एक रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, कितना रोटेशन करेगा? 90 डिग्री। मतलब सिचुएशन समझ में आ रहा है? मान लीजिए पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, अब कहां पर होगा? ऑब्वियसली यहां पर, क्योंकि कितना रोटेशन करने के लिए बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, 90 डिग्री मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन इट्स रिम विल बी, रिम मतलब इस व्हील का रिम, मतलब समझ में आ रहा? तो यहां पर जब पहुंच जाएगा पार्टिकल तो उसका एक्सेलरेशन रिम की तरफ क्या होगा? ऑब्वियसली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, यही पूछा जा रहा है आपसे। यहां पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। पार्टिकल चलना शुरू किया कहां से? रेस्ट से। यहां पर क्या दिया हुआ है? एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC, दैट इज v²/r। कहीं से मिल सकता है? सर कहीं पे v का नामो चर्चा नहीं है। क्या होगा फॉर्मूला? एक और है, ω²r। क्या यहां से निकल सकता है? तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ओमेगा को रिलेट करें अल्फा के साथ तो काम बन जाएगा, क्योंकि अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनिएगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, v² = u² + 2as। बोलो हाँ कि ना? दिस इज लीनियर वन, लीनियर वेलोसिटी के टर्म पे हमने लिखा है। इसी को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म पे भी लिख सकते हैं। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, नो, हम फाइनल वेलोसिटी को ω2 लिख देते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां मान ले तेरा वेलोसिटी क्या था? u था। यहां तेरा वेलोसिटी क्या है? v है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर लीनियर वेलोसिटी u है, लेकिन और लीनियर वेलोसिटी यहां भी है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं यहां पर ω1 है और यहां पर क्या है? ω2 है। तो हम यहां लिख रहे हैं v के जगह पे ω2 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ω1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह। बाबू एंगुलर एक्सेलरेशन, सब कुछ एंगुलर चल रहा है। लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पर क्या हो जाएगा? a की जगह अल्फा, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ कि ना? अब क्या बैठा होगा? डिस्प्लेसमेंट। भाई 90 डिग्री जब जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये भी एक सवाल है। हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट बैठा हो गया यहाँ पर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हर चीज क्या है? एंगुलर है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? थीटा तो है। समझा कि नहीं समझा? सब कुछ एंगुलर के टर्म पे इक्वेशन को लिखे, इसको इसमें कन्वर्ट करने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई s के जगह हमेशा थीटा लिखना है, a के जगह अल्फा लिखना है, और v के जगह और u के जगह हमेशा ओमेगा लिखना है। आपको बताते हुए जा रहे हैं, एनएलएम में तो बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसका। जितने भी इक्वेशन आपने पढ़ा, v = u + at पढ़ा, कन्वर्ट कर सकते हैं। s = ut + ½ at² पढ़ा, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बता दिया, एक्सेलरेशन को अल्फा में कन्वर्ट कर दीजिए, वेलोसिटी को ओमेगा में कन्वर्ट कर दीजिए, और s डिस्प्लेसमेंट को थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर निकालिए। देखिए फाइनल वेलोसिटी ओमेगा चाहिए ना हमको, यहां पर वेलोसिटी चाहिए ना, यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा, ω2 है, तो फाइनल है ω2 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल 0। क्यों?
एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट लिख रहा है, तो यहां पर हम 0 बैठा रहे हैं, प्लस 2 इंटू अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 हो गया। और थीटा डिस्प्लेसमेंट कितना है 90 डिग्री, बैठा मत देना 90 डिग्री, क्या लिखना है रेडियन में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, अब भाई बता जरा क्या हो जाएगा, क्या होता है 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई बाई 4 हो गया, मतलब पाई बाई 2, 90 डिग्री मतलब क्या होता है पाई बाई 2 रेडियन, तो ध्यान रखिएगा पाई बाई 2 रेडियन हो गया। तो यहाँ पर ओमेगा 2 का स्क्वायर दैट इज फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पर, बताओ जरा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आ जा रहा है यहाँ पर, 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, क्या आ जा रहा है पाई आ जा रहा है। हमें क्या चाहिए सर, ओमेगा स्क्वायर आर चाहिए, हाँ कि ना, हमें क्या चाहिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो कि क्या है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आप यहां से निकाल चुके हैं दैट इज पाई, और आर क्या है रेडियस, रेडियस रेडियस देखो ध्यान से कितना है 0.2 मीटर इंटू 0.20 मीटर, तो यहां से क्या निकाल लो मीटर मीटर छोड़ो, क्या हो जाएगा, अरे यार 0.20 पाई क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख लो 0.20 कहीं पर नहीं है, अरे हाँ डी नंबर, हाँ एक ही बात है 0.2 लिखिए या 0.20 लिखिए, 0.2 पाई, ये हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है कि नहीं है, थोड़ा अच्छा सा सवाल था, इजंट इट, क्लियर है कि नहीं है। तो इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, फेस कीजिए अच्छे सवालों को, तब जाकर के आपका फिजिक्स बेहतर होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को जरूर लाइक करते हुए जाइएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।